दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना, या जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं। उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना प्रस्तावना होती क्या है। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको हमने किस देश से लिया है, उसकी भाषा को या उसके लैंग्वेज को किस देश से अडॉप्ट किया है। इसके बारे में आपको इतना पता ही होगा कि जो भारत का संविधान है उसको हमने अनेक देशों से यानी अनेक देशों से लिया है। यानी कि जो जिस विदेशी संविधान के अंदर अच्छी अच्छी बातें थी हमने उनको अडॉप्ट किया है। उसी प्रकार प्रस्तावना को हमने किस देश से लिया है, या इसके अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तावना को हमने किस देश से लिया है और उसकी जो भाषा है उसको हम किस देश से लिया है। सबसे पहले जो कि प्रस्तावना है उसको हमने किस देश से लिया है, इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि जो प्रस्तावना की भाषा है उसको हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, यानी कि उसको किस देश से लिया है। उसको लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो प्रस्तावना है जिसको उद्देशिका बोलते हैं उसके अंदर किस चीज़ चर्चा की गई है, उसमें बताया गया है कि संविधान का स्वरूप क्या होगा, संविधान का स्रोत कौन है, यानी कि जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है और उसको किस किस तिथि को किस तारीख को लागू किया गया है। जो जिस संविधान के अंदर इन चीज़ों का मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता तो होगा या नहीं पता है तो यहाँ पता होना चाहिए कि जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है उसको, यानी कि उसको 13 दिसंबर 1946 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रस्तावना को। अब हम देखते हैं जो संविधान है उसके स्रोत क्या हैं। अगर आप कभी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि हम भारत के लोग भारत प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। इस प्रकार की कुछ लाइन लिखी हुई है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है, जनता, यानी कि जो भारत की जनता है, भारत के नागरिक है, उन्हीं के द्वारा इस संविधान निर्माण किया गया है। यानी इसका अर्थ यह है कि जो संविधान निर्माता थे वे भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, उनको जनता के द्वारा चुना गया था। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि संविधान का स्वरूप क्या है, यानी कि जो संविधान निर्माता थे यानी वो भारत के लिए किस प्रकार से संविधान बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से संविधान अच्छा होगा उस समय के हिसाब से। इतने गरीब, जो भारत उस टाइम एक गरीब देश था जिसको अंग्रेजों ने उसको खूब खूब लूटा था। तो उसका स्वरूप ये चाहते थे कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बने। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा कि संप्रभुत्व तात्पर्य क्या हो जाएगा कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से दबाव मुक्त हो। वो अपना फैसला किसी दूसरे देश के दबाव में आकर ना तो फैसला ले न फैसला बदले। 15 अगस्त 1947 पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत के ऊपर इंग्लैंड का राज था, यानी कि अंग्रेजों का। तो भारत अपना जो अपने फैसले थे उनको लेने के लिए पूर्ण रूप से संप्रभु या पूर्ण रूप से उसके पास अधिकार नहीं थे। भारत आज़ाद होने के बाद तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, यानी कि भारत अपने जो भी फैसले होंगे, चाहे वो आंतरिक हो बाह्य हो, जो कैसे भी फैसले हो, वो उनको लेने के लिए पूर्ण रूप से अपनी अपनी इच्छा, यानी कि उसकी खुद की इच्छा पर निर्भर, उसको बोलते हैं संप्रभु। उसके बाद समाजवादी राज्य से तात्पर्य क्या है, यानी कि दो विचारधारा होती है, एक उदारवादी एक समाजवादी। तो भारत वैसे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश, यानी कि समाजवादी भी उदारवादी भी है। लेकिन समाजवादी का तात्पर्य क्या है कि जो भारत के संविधान निर्माता थे उस समय भारत की जनता अधिकतर गरीब थी। वो चाहते थे कि जो भारत के कल्याण के लिए हमें समाजवादी, लेकिन वैसे इस शब्द को 1976 के अंदर जोड़ा गया था। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति वो भी अपना विकास कर सके। उसको जैसे सरकार कुछ कुछ गरीब व्यक्ति के लिए कुछ योजनाएं, जैसे कि सरकारों को लोग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है या उनके लिए फ्री राशन देती है, इस प्रकार की योजनाएं, ताकि वे गरीबी से उठकर अपना जो अच्छे तरह जीवन व्यतीत कर सके या जीवन जी सके। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है,
तो पंथ निरपेक्ष दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पंथ निरपेक्ष होता है, एक होता है धर्मनिरपेक्ष। इधर लिख देता हूँ। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द में काफी अंतर है। वैसे अधिकतर इन दोनों शब्द को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, इनके अंदर बहुत बेसिक अंतर और बहुत गहरा अंतर भी है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का तो सबसे पहले देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये होता है कि भारत का, यानी कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत किसी धर्म को नहीं मानता है, इसका अर्थ ये हो जाता है। लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होकर भारत एक पंथ निरपेक्ष। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पंथ। इस पंथ को समझो, पंथ यानी कि पंथ होता है कि मार्ग होता है, यानी कि भारत किसी एक पर्टिकुलर धर्म, ना हिंदू हो या ना मुस्लिम हो, किसी पर चलता नहीं है, बल्कि उस भारत के लिए सभी धर्म समान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब धर्म समान, यानी कि भारत पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र। इसका अर्थ है कि जो जो सरकार होती है उसको जनता एक निश्चित टाइम के बाद, यानी कि हर 5 साल के बाद जनता अपना वोट डाल के जनता चुनती है, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता का शासन। ठीक है, उसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है, गणराज्य का अर्थ होता है कि जो भारत का हेड ऑफ स्टेट है, जो कि भारत का हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है संवैधानिक रूप से, यानी कि उस जो राष्ट्रपति होता है वो तो हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को निश्चित टाइम बाद चुनते हैं, एक निश्चित टर्म में 5 साल, अमेरिका में 5 साल है, भारत में 5 साल है। ठीक है, हमने जो राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया है। ठीक है, अब 5 साल होती है, उसके बाद हम चुनाव फिर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भारत का हेड ऑफ स्टेट है वो राजशाही ना किसी एक परिवार से है, ऐसा नहीं कि उसका पद वंशानुगत है जैसे इंग्लैंड में होता है। ठीक है, भारत में ऐसा है कि एक 5 साल निश्चित टर्म के बाद, 5 साल के बाद जो राष्ट्रपति होता है उसको चुनते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान का मुख्य होता है राष्ट्रपति और शासन का मुख्य होता है प्रधानमंत्री, इसको आप याद रखें। उसके बाद आता है संविधान का उद्देश्य। उद्देश्य तात्पर्य क्या है, उद्देश्य तात्पर्य है कि जब संविधान निर्माण कर रहे थे तो उनके मन में वे किस प्रकार के भारत के लिए संविधान बनाना चाहते थे, वो किस प्रकार संविधान में कि जो देश के अधिक से अधिक जनता के लिए भलाई कर सके या जो उनके कल्याण के लिए सक्षम हो। तो सबसे पहले न्याय का जो भारतीय प्रस्तावना उसके अंदर 3 प्रकार न्याय की वर्णन किया गया है। इसको भी आप याद रखें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सीक्वेंस में याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। यानी कि सामाजिक न्याय की अभी मैंने चर्चा करी है। सामाजिक न्याय क्या होता है कि सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखे, यानी कि ऐसा नहीं बाहर एक गरीब अमीर व्यक्ति को प्रमोट करे तो उससे क्या होगा, जो गरीब व्यक्ति बिछड़ जाएगा, फिर तो समाजवादी में उदारवादी हो जाएगा। तो भारत एक समाजवादी राज्य है, यानी कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है उसकी सरकार ऐसी योजना बनाए कि अपना लाभ लेकर अपना ग्रोथ या अपना विकास कर सके। जैसे कि भारत सरकार ने 1900 आज़ाद होने के बाद 1950 में ही योजना आयोग की स्थापना की। उसका उद्देश्य क्या था कि वो देश की गरीबी मिटा सके, देश में उद्योग लगा सके। इस प्रकार का जो 2015 के अंदर बीजेपी सरकार ने उसको नाम से निकल नीति आयोग कर दिया है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजमेंट के साथ भी। तो इसके अंदर सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के अंदर यही हो जाएगा कि जो देश के आर्थिक स्रोत हैं वो किसी कुछ लोगों के कंट्रोल में होकर सभी के कंट्रोल में हो, यानी कि सभी को, मतलब उनका सभी का उन पर हक हो। बाकी जो गरीब व्यक्ति है वो भी अपना उसका यूज करके अपना विकास कर सके। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या हो जाएगा, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति एक चुनाव लड़ सकता है, वोट डाल सकता है, ठीक है, जीत सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, विधायक, एमपी। इस प्रकार ऐसा नहीं कि कोई एक निश्चित धर्म का, कि निश्चित समुदाय का या एक निश्चित वंश का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। आप प्रस्तावना पढ़ना, उसमें उसके अंदर मेंशन किया गया है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो आर्टिकल 19 है इसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ये उसी के अंदर है। ठीक है, एक ये जो धर्मनिरपेक्ष या जो पंथ निरपेक्ष है, यानी कि जो भारत के फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म के अधिकार उसका वर्णन किया गया है। ठीक है,
उसके बाद आता है प्रतिष्ठा, आवश्यक समानता। समानता तात्पर्य हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वो अपना विकास कर सके, अपने पढ़ सके, कोई नौकरी प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई निश्चित समाज का, कुल का, धर्म का, जाति समुदाय का व्यक्ति ही अपना विकास करे। ऐसा नहीं, सभी को समान अवसर मिले। अब ये जो समानता के अधिकार संविधान के किस आर्टिकल का अंदर वर्णन है? आर्टिकल, इधर लिख देता हूँ इसको मैं नीचे, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 समानता का वर्णन किया गया है। उसके बाद राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता अखंडता से क्या तात्पर्य? अखंडता तात्पर्य क्या है कि भारत एक अखंड है, यानी कि जो भारत के 28 राज्य हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में, वो सभी सभी को जो संविधान के अंदर प्रत्येक राज्य को एक जो शक्ति दी गई वो तो अलग ही है, लेकिन वो भारत से अलग नहीं हो सकते। यानी कि जो भारत के अंदर एक ग्रुप, एक समुदाय, एक समूह के रूप में है, जिसको हम अखंड बोलते हैं, यानी कि उसको अलग नहीं कर सकते। इसके बाद आता है बंधुत्व। बंधुता या बंधुत्व, उसका तात्पर्य क्या है? भाई, यानी कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, यानी किसी के साथ दुश्मनी नहीं की जाए, यानी कि सभी एक एक दोस्त की तरह, एक भाईचारे की तरह रह सके, इस प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, ये सारे संविधान के स्वरूप हैं। ये संविधान का स्वरूप, यानी कि संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो। संविधान के स्रोत कौन है? यानी कि जनता, यानी कि जनता के द्वारा ही संविधान निर्माण किया गया है। ठीक है, अब ये तो होगा प्रस्तावना के बारे में, इसकी जो प्रस्तावना क्या बताती है, संविधान निर्माता क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि 1960 के अंदर 1960 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है, जिसको हम बेरोजगारी संघ केस बोलते हैं। 1960 में आया था ये। इसके अंदर चर्चा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा दिया कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो संविधान का पार्ट नहीं है, या वो उसका भाग नहीं है। ऐसा क्यों कहा? उसने कहा कि जो प्रस्तावना है वो न तो संसद की शक्तियों को कम करती है, न ही संसद की शक्तियों को बढ़ाती है। यानी कि उससे, जो प्रस्तावना से संसदीय शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसको, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उस संविधान का अंग मानने से मना कर दिया। ठीक है भाई। अब इसके जस्ट, यानी कि लगभग 13 साल बाद 1973 के अंदर एक और केस आता है, जिसको हम बोलते हैं केस 1 भारती केस। इसी केस के वजह से जो संविधान का, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, वो इधर से ही आया था। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्रस्तावना, ये कुछ शब्द है, यानी कि संविधान के अंदर जो ये शब्द है, संसद भी इनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकती है, नहीं हटा सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन हटा नहीं सकती। तो इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और 1973 में क्या कहा कि जो कह दिया कि केस ने, सॉरी, कोर्ट ने कहा कि सब जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग है, इसको हम अलग नहीं कर सकते संविधान से। ठीक है, नए संविधान ऐसा कोई चेंज कर सकती जो संविधान के लिए हानिकारक हो, जिसको अभी मैं बताया, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान का आधारभूत ढांचा है, जो उसमें संसद कोई चेंज नहीं कर सकती, यानी जिससे संविधान नुकसान हो। ठीक है, अब 1973 में केस होने, भारतीय केस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये जो प्रस्तावना है संविधान का एक अंग है। ठीक है, अब उसके बाद 3 साल बाद 1976 के अंदर 42वां संविधान संसद होता है, 1976 के अंदर होता है ये। आर्टिकल 368 के अंदर बताया गया है कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया है, उसका वर्णन आर्टिकल 368 के अंदर इसका वर्णन किया गया। इसको हमने, इस जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसको किस देश से लिया है? उसको लिया है हमने साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो 1976 में 42 संविधान संशोधन हुआ। अब सरकार ने जो संसद है, इसमें 3 शब्द जोड़ दिए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 1960 में बेरोजगारी संघ केस में कहा कि इसमें प्रस्तावना संविधान अंग नहीं है, न इसमें कोई चेंज किया जा सकता है, यानी कि न तो संसद इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, न घटती है न बढ़ती है। एक तो ये हो गया। अब जैसे ही 1973 में केस भारतीय केस आया, उसमें सरकार ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें आर्टिकल 368 के तहत, जैसे बाकी जो जो आर्टिकल है, बाकी संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रस्तावना में किया जा सकता है। उसके बाद ही 3 शब्द जोड़ दिए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तो हो गया यानी कि पूरा प्रस्तावना के बारे में चर्चा।
अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखता हूँ कोई स्किल कोई पॉइंट हो तो। हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ तैयारी कर रहे हो, यानी कि चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब की हो या कोई पॉलिटिकल से कोई आपका पॉलिटिकल सब्जेक्ट हो, 11वीं 12वीं BA भी MA कोई सी क्लास में भी हो, आप प्रस्तावना के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। चाहे बेसिक से आप UGC नेट तैयारी कर रहे हो। जब मैंने 2022 के अंदर UGC नेट का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिया था, तो उसके अंदर पूछा था कि संविधान के अंदर सीक्वेंस में शब्द लगाइए। उसके अंदर ऐसा समानता था, न्याय, समानता, इस प्रकार के शब्द थे। तो आप ध्यान रखें कि जैसे कि जो न्याय, 3 प्रकार का न्याय का वर्णन होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन शब्दों को सीक्वेंस में लगाना आना चाहिए। सबसे पहले कौन शब्द आएगा, बाद में कौन सा, उसके लास्ट में कौन सा। तो जो प्रस्तावना है उसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा था, मेरे पेपर के अंदर था कि भाई कुछ शब्द थे, न्याय थे, एक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे पहले क्या आएगा, न्याय, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, लास्ट में बंधुत्व आता है। तो आप इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हाँ, अगर आपको चैनल अच्छा, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।